एक तो इसके प्रिंसिपल और एक मेथड। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। अब देखो क्या है प्रिंसिपल्स में। पहली चीज, द नेचर ऑफ पैथोजन। द नेचर ऑफ पैथोजन, उसमें क्या पता होना चाहिए आपको कि पैथोजन का नेचर मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है। ये इसका एक प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन स्टेजेस ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट। ऑन स्टेजेस ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट। पैथोजन के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल है। द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू इन्फेक्शन। द रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट टू इन्फेक्शन। होस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो वो सीधी सी बात है, वल्नरेबिलिटी बताता है। एक्टिविटीज ऑफ ग्रोवर। एक्टिविटीज ऑफ ग्रोवर। एक्टिविटीज ऑफ ग्रोवर दैट अफेक्ट द पैथोजन। दैट अफेक्ट पैथोजन। एक्टिविटीज ऑफ ग्रोवर दैट अफेक्ट पैथोजन। समझे। तो ये चार चीज ध्यान रखनी है। इसका सीधा देखो, चार प्रिंसिपल हो गए। पहली बात तो ये कि पैथोजन कैसा है, होस्ट कैसा है। दो, तीसरा कि होस्ट का रिस्पॉन्स कैसा है पैथोजन के लिए, वो उसकी वल्नरेबिलिटी बताएगा। चौथा फैक्टर जो मैंने, पांचवा फैक्टर तुम्हें एपिडेमिक का बता रखा है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का ही तो सारा रोल है कि ये सीधी सी बात है कि होस्ट और पैथोजन का कांटेक्ट करवाने का काम करता है। कहीं इनोकुलम नहीं है तो वहाँ इनोकुलम बिल्ड कर देगा बाई मिस्टेक। या तो एक्सीडेंटल होता है या इंसिडेंटल होता है। दो ही चीज़ हो सकती है कि वो जानबूझ के करता है या तो इंटेंशनली लेके आएगा, तो वो भी हो सकता है। गलतियाँ हो जाती है कहीं ना कहीं, तो ह्यूमन बींग्स का या ग्रोवर की एक्टिविटीज़ का भी रोल आ गया इसमें। अब क्या है, मेथड क्या है, इसी प्रिंसिपल पे चलेगी चीज़ें, ठीक है। प्रिंसिपल में ये चीज़ें पता ही है, और फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो भी बता दिया मैंने कि रिक्वायरमेंट क्या होती है फोरकास्टिंग के लिए। तो उसमें होस्ट की क्या क्या नेचर पता होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट की क्या क्या नेचर होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर पता होना चाहिए, और होस्ट का, पैथोजन का और इन्वायरमेंट का, तीनों का। अब देखो मेथड्स क्या हैं, ये मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग बता भी दिया है मैंने बातों बातों में, पर नाम लिख दूंगा तो तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम। लिखा हुआ मिल जाएगा कंटेंट इसका, समझ लो एक बार, ठीक है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन। तीसरा है इसका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पैथोजन रिप्रोडक्शन। पैथोजन रिप्रोडक्शन।
पैथोजन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बेस पे भी होता है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ पैथोजन, स्प्रेड ऑफ पैथोजन। based on correlative information, based on correlative information। बहुत इजी है, इनको एक बार देखोगे ना याद हो जाएगा, फटाक से लिख पाओगे आप। ऐसा नहीं है कि कुछ लिखने वाला नहीं है। थोड़े से पैरामीटर देखो, फोरकास्टिंग का नाम आएगा तो पैरामीटर की बात तो है ही, आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए इसका। यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डिजीज फोरकास्टिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर फिलहाल जो है ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसके मॉडल बने हुए हैं, इसके मॉडल बने हुए हैं, ठीक है। मॉडल के नाम भी लिखवा दूंगा मैं। अब देखो समझने वाली चीज़ क्या है इसके अंदर। एक तो पहला तो इनोकुलम बेस्ड आपको मैंने समझा दिया, पहले अभी बताया था ना कि फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम की प्राइमरी इनोकुलम कितना है वो डिपेंड करेगा पैथोजन की नेचर पे। देखो सिद्धांत वही काम कर रहा है ना कि बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम जब बात करूंगा जब मुझे किसका प्रिंसिपल पता होगा, पैथोजन का नेचर पता होगा, तो वो प्रिंसिपल हो गया नेचर ऑफ पैथोजन। वो मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक। तो मोनोसाइक्लिक होगा तो प्राइमरी इनोकुलम सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इनोकुलम काम करेगा। लेकिन पैथोजन की नेचर क्या है, पॉलीसाइक्लिक है, तो उसका प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों काम करेगा, ठीक है। अब कई जगह ऐसे भी लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम। एक एग्जांपल जैसे मान लो एक मैं मोनोसाइक्लिक डिजीज की बात करूं कि मेरे पास एग्जांपल में एक मोनोसाइक्लिक डिजीज है, ज़्यादा कहानी खींचनी नहीं है। देखो कि एक मोनोसाइक्लिक डिजीज है, उसके अंदर जैसे मान लो राइजोक्टोनिया, क्या है राइजोक्टोनिया, और मुझे फोरकास्टिंग करनी है कि रूट रॉट ऑफ कॉटन, रूट रॉट ऑफ कॉटन। तो रूट रॉट ऑफ कॉटन कैसे पता चलेगा कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। तो मेरे पास उस मोनोसाइक्लिक डिजीज का प्राइमरी इनोकुलम पता होना चाहिए। प्राइमरी इनोकुलम क्या है, नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन इन सोइल, नंबर ऑफ स्क्लेरोसिया इन सोइल। अब इसको मेजर करना कितना मुश्किल काम होगा बताओ। स्क्लेरोसिया मिट्टी के अंदर कितने स्क्लेरोसिया कैसे पता लगाऊंगा, मुश्किल है कि आसान है। स्क्लेरोसिया होते हैं छोटे छोटे स्पोर होते हैं, मुश्किल है कि आसान है, मुश्किल है ना। सबसे आसान काम है, 5 ग्राम मिट्टी लूंगा, ठीक है, और 5 ग्राम नहीं लिया तो मैंने एक एरिया फिक्स कर लिया कि इतने एरिया में मिट्टी ली मैंने, छोटी सी छोटी यूनिट लूंगा, 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर या mm ले लिया मैंने। और इस मिट्टी को 5 ग्राम मिट्टी को मैंने पानी के अंदर डिजोल्व किया या जो भी है, या फिर सीधा भी इसको क्या करूँगा, इसका घोल बनाऊंगा, या इसके अंदर जो स्क्लेरोसिया होंगे उनको क्या करूँगे, मीडिया या प्लेट के ऊपर इसको जर्मिनेट करके देख लूँगा। और उस प्लेट में जैसे मान लो ये प्लेट थी, उसके अंदर इतनी जगह पे जर्मिनेशन होकर माइसीलियम बन रहा है, तो स्टीरियो माइक्रोस्कोप से काउंट कर लूँगा। एक प्लेट में तो कितने काउंट कर लूँगा मैं। अब इसमें काउंट कर लिए कि जैसे मान लो 5 ग्राम में मुझे 100 स्क्लेरोसिया मिले हैं, तो 1/1 स्क्वायर मीटर में कितनी मिट्टी आती है ये भी कैलकुलेट हो ही जाती है, कितनी डेप्थ में आती है। तो सिंपल सी बात है कि जितना नंबर ऑफ काउंट होंगे स्पोर के उतना ही उसका इंसिडेंस होगा। तो प्रोपोर्शनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो सिंपल सी इसमें प्राइमरी इनोकुलम से ही पता चल जाएगा कि पूरे फील्ड में कितने स्क्लेरोसिया होंगे, और उतने स्क्लेरोसिया में अगर 50% भी जर्मिनेट होते हैं तो 50% पॉपुलेशन को डैमेज कर जाएंगे। सिंपल सी बात। अगर मुझे मिला कि पूरा 5 ग्राम मिट्टी ली, मुझे एक स्क्लेरोसिया मिला है, तो वो एपिडेमिक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं मिला तो वैसे ही कम हो गया। तो ये मोनोसाइक्लिक के लिए पैरामीटर हो गया, ये इसी का सिद्धांत काम करता है इस पे, ठीक है, कि नंबर ऑफ इनोकुलम व ये सिद्धांत क्या हो गया इसका, मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है। अब एक चीज सोचो कि एक पॉलीसाइक्लिक होता तो एक अगर स्पोर है पॉलीसाइक्लिक का, तो एक स्पोर सेकेंडरी इनोकुलम में 100 स्पोर बनाता है, तो 100 स्पोर्स कितने बना देगा सोच लो, मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो ये पॉलीसाइक्लिक है। तो जिसमें प्राइमरी इनोकुलम में ऐसे पता लगाया जाए कि प्राइमरी इतना था तो सेकेंडरी कितना बनाएगा। एक प्राइमरी इनोकुलम से 25% पॉपुलेशन अगर अफेक्ट होती है तो उसका कितना गुना सेकेंडरी इनोकुलम अफेक्ट करेगा,
4 गुना ज़्यादा करेगा तो 25 होता है, तो कितने प्लांट को इफेक्ट करेंगे? 25 का मतलब आप सीधी यूनिट रखोगे 100, 25 इक्वल 100, 25 इक्वल 100, तो इससे इसका हो जाएगा सेकेंडरी इनोकुलम पे। ठीक है, वेदर कंडीशन अभी बात की है कि वेदर, अभी एक एग्जांपल भी लिखवाया था। और टाइप ऑफ पैथोजन, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ये है कि एक तो होता है सेक्सुअली और एक होता है एसेक्सुअली। जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं वो एपिडेमिक के लिए परफेक्ट होते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल होता है उनके लिए थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है उनमें भी लिमिटेशन हो जाती है। तो ये कंडीशन आ जाती है पैथोजन के रिप्रोडक्शन में। स्प्रेड ऑफ पैथोजन, एयर वाला ज़्यादा चांस है। ठीक है, और कोरिलेटिव इन्फॉर्मेशन, कोरिलेटिव इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करते। कोरिलेटिव इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इसमें जैसे मान लो लास्ट 6 मंथ, लास्ट 2 मंथ, ऐसे वेदर पैरामीटर लिए जाते हैं। लास्ट 2 मंथ, लास्ट 6 मंथ, ऐसे वेदर पैरामीटर लिए जाते हैं। और इन पैरामीटर के आधार पे इनको जैसे जैसे मान लो टाइम है कि 30 डेज का मैंने ऑब्जर्वेशन लिया और 30 डेज में इनोकुलम का अमाउंट देखा, बढ़ा है या घटा है। ठीक है, अमाउंट जो है इनोकुलम का बढ़ा है या घटा है। फिर मैंने क्या किया, 45 डेज पे मैंने वो उसका ऑब्जर्वेशन लिया, फिर अमाउंट ऑफ इनोकुलम देखूंगा। 60 डेज पे लिया, अमाउंट ऑफ इनोकुलम देखूंगा। तो कोरिलेटिव क्या करना है, कोरिलेट करना है कि 32 कितने दिन हो गई है, 15 डेज, और ये कितने हो गए 15। फर्स्ट 15 डेज में जैसे इसकी रेट थी वो थी मान लो 20% बढ़ा, और अगले में ये बढ़ा जैसे 25%। तो ये जो दोनों का अंतर आ गया कि 5% बढ़ गया कितने दिन के अंदर 15 डेज में। कितना बढ़ गया 15 डेज में। तो ये क्या होता है, कोरिलेटिव। कोई चीज़ को कोरिलेट करते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई दो पैरामीटर को कोरिलेट करके चलते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में अब सारी चीज़ें एक तो करते हैं कैलकुलेटिव, हर एक चीज़ को अपने ऑब्जर्व करके फिर करते हैं। एक आ गया इसके अंदर कि कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या करना है, सॉफ्टवेयर ही तो बनाना है। कंप्यूटर में क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, और उस सॉफ्टवेयर में के अंदर कमांड देनी है। और कमांड के अंदर एक जगह आपने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने टेम्परेचर, यहाँ मैंने लिख दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ लिख दिया मैंने मॉइस्चर या वेटनेस। क्या लिख दिया, वेटनेस। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसका एक सीट बन जाएगी, सीधा सा पैरामीटर डालूंगा इसमें। और उसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ देखो, जो अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर हमेशा कैलकुलेशन पहले करके फिर उसके बाद में डाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92%, वेटनेस जैसे 10 टू मान लो 18 आवर्स। कितनी है, 18 आवर्स। तो ये इस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, इनको कोरिलेट करेगा कंप्यूटर, और उसका रिजल्ट निकालेगा परसेंट में। कैसे निकालेगा, परसेंट में। तो ये बताएगा जैसे 50%। ये पैरामीटर अपने इसमें फीड किए हैं, पहले फिट किए हैं, तो उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें निकाल के देगा। और ये मॉडल जो होते हैं, ये मॉडल सीधा सा बताएगा आपको कितना इजी हो गया। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ टेम्परेचर देखना है, वेटनेस देखनी है, कंप्यूटर में डालो और रिजल्ट बता देगा कि डिजीज़ का इंसिडेंस कितना है, 50%। कितना है, 50%। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल। उनका नाम दिया जाता है फिर, जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल आया था उसका नाम था एपिडेम। क्या था, एपिडेम। और ये मॉडल किसके लिए था, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो के लिए था, अर्ली ब्लाइट टोमेटो के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे कुछ और भी हैं, एपीवेन, वेन वेंचुरिया, एपीवेन। तो ये किसके लिए, एप्पल का स्कैब के लिए है। और इसी प्रकार से जैसे टॉम कास्ट, टॉम कास्ट, ये भी किसके लिए है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। टोमेटो का नाम भी तो आ गया ना इसमें। देखो एक आ गया जैसे ब्लाइट कास्ट, ब्लाइट कास्ट, ये होता है लेट ब्लाइट के लिए। किसके लिए, लेट ब्लाइट के लिए। और भी बहुत है, एपीपायर करके कुछ भी है, एपीपायर। ये सीरियल रस्ट के लिए, सीरियल रस्ट के लिए। जुल्सा कास्ट भी है, जुल्सा कास्ट। एक जैसे
ब्लास्ट, ये ब्लास्ट के लिए है, जुल्सा कास्ट किसके लिए, लेट ब्लाइट के लिए। बहुत मॉडल आ गया, तो ये एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख देना बोले। तो ये मेथड्स में आ गया, कंप्यूटर मेथड पूछे तो ये चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। ये फोरकास्टिंग के क्या हो गए मेथड, कितने 6। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, प्रिंसिपल लिखवा दिया, और फोरकास्टिंग के मॉडल हैं, या फिर कोई फोरकास्टिंग स्पेसिफिक फोरकास्टिंग है तो इंडिया में तो स्टेमरस्ट रूल है, और ये जो हिमाचल का जो है वेंचुरिया का, ये आजकल चलता है, ये जैसे एपी वेन है इन पे चलता है, वैसे इनके फोरकास्टिंग के कोई अभी पैरामीटर है नहीं, एक दो है वो मैं भेज दूंगा आपको, देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 9 आवर लीफ वेटनेस और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये एप्पल के लिए फेवरेबल मानी जाती है। अगर ये कंटिन्यू रहती है तो वो डिजीज एपिडेमिक के चांसेस बना देती है, तो उस आधार पे करते हैं। उसमें ज़्यादा लिखने का नहीं है, लेकिन सीरियल रस्ट जो है ना, इसमें लिखने का बहुत है, पक्सीनिया पाथ और स्टेम रूल, स्टेम रस्ट रूल जो है, ये दोनों आपको याद करने हैं। याद कर लो, 2 बार लिखोगे इतने में हो जाएगा। और इसके अलावा टॉपिक आपका क्या बचता है, कुछ है नहीं मेरे हिसाब से तो। प्रिंसिपल आपको करवा ही दिया, डिजीज़ मैनेजमेंट का बता दिया, मैनेजमेंट के मॉडल बता दिए, और इसमें है देखो डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, डायग्नोसिस के मेथड बता दिए, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप है, सब में एक ही जैसा वो। और डायग्नोसिस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डायग्नोसिस क्यों करते हैं भाई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, डिजीज़ के लिए तो कर रहे हैं, इन फ्यूचर कोई एपिडेमिक ना हो, डिजीज़ कंट्रोल के लिए है, पेस्ट कंट्रोल के लिए है, इकोनॉमिकल लॉस को कम करने के लिए है, ठीक है। और सूटेबिलिटी के लिए कोई भी मेथड होता है उसको सूटेबल फॉर्म में उसको अप्लाई करें, है ना, ताकि दूसरे जो मेथड होते हैं या इको फ्रेंडली मेथड होते हैं उनका उपयोग कर सकते। तो हर चीज़ को आप कोरिलेट करके लिख देना, भले इस उसमें तो फिर क्या वो लिखने की बात है, तो कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, देखो पेस्ट का क्लासिफिकेशन तो की पेस्ट, मेजर पेस्ट, एंटो का है पार्ट, थोड़ा सा देख लेना, और डिजीज़ क्लासिफिकेशन बता दिया, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैंने 4 क्रॉप का बताया, उसमें से 2 का लिखवा दिया। तो मैनेजमेंट एक अकेला नहीं आएगा, आईडीएम आएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, 2 के लिखवा दिए, 2 के तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। और इसमें यह भी दे रखा है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, सिर्फ इतना दे रखा है आईडीएम। तो आईडीएम दे दिया इसने कि आईडीएम क्या है, तो आईडीएम का और तो पूछे, क्रॉप का पूछे नहीं पूछे कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम क्या है, वो आपको याद होने चाहिए, वो इसीलिए लिखवाए हैं। आप सिर्फ उसके पॉइंट पॉइंट भी याद कर लोगे ना, तो भी आप उसमें भले 5 पेज भर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, और एग्जामिनर देखेगा भी पॉइंट है। और दूसरा, अगर कोई 1-2 एग्जाम्पल उसमें परफेक्ट लिख दिया आपने, जैसे मैंने लिखवाए हैं, तो गजब का हो जाएगा काम, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स हो गए, आईडीएम हो गया। फिर स्टोरेज पेस्ट, अपने डिजीज स्टोरेज का कुछ है नहीं, स्टोरेज डिजीज कुछ है नहीं, ज़्यादा लगती भी नहीं है, क्योंकि लगती है तो फ्रूट क्रॉप में जैसे पपाया है उसमें ज़्यादा लगती है, मोल्ड लगती है दुनिया भर की, उसमें सबसे ज़्यादा आता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये 2 ही फंगस होती है। उसके बाद में आती है तो कोई म्यूकर आती है या राइजोपस आती है, और स्पेसिफिक नहीं होती, तो उनका कोई मैनेजमेंट वाला सिस्टम बैठता नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने लिखवा दिया, मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखवा दिया, और बायोलॉजिकल कंट्रोल है भी इंपॉर्टेंट, पूछेगा तो एग्जाम्पल भी लिखवाया मैंने, ट्राइकोड्रमा है, स्यूडोमोनास है, बेसिलस है, और भी इसमें डार्लुका के अलावा और भी बहुत सारी फंगस है। 10 बायोजेंट याद कर लेना, ठीक है, 5-6 लिखवा दिए, 5-6 और याद कर लेना। और बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछेगा तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ज़्यादा कुछ लिख ही नहीं पाओगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर पूछ ले कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज, क्या लिखोगे, एक तो डेफिनेशन लिख दिया, अपने हिसाब से क्या लिखोगे डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, 2 पेज भर जाएंगे। बायोजेंट लिख दिया, चलो मैकेनिज्म को छोड़ दो, मैकेनिज्म तो मैंने लिखवाया है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो क्या लिखोगे। अगर ऐसे पूछता है कि डिजीज कंट्रोल के मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल, तब तो आप केमिकल भी लिखते, बायोलॉजिकल लिख दे, कल्चरल लिखते, फिर फिजिकल लिखते, मैकेनिकल लिखते, 2 पेज में कुछ ना कुछ तो लिख देते।
अकेला बायोलॉजिकल पूछेगा तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले क्या करते हैं कि हाँ भाई शुरू कर रहा हूँ मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखना, और सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है डेफिनेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल, 2 लाइन 3 मान लो। दूसरा बायो एजेंट, इसकी भी तो लिखोगे साथ में कि बायोलॉजिकल कंट्रोल लिख रहे हो, 2 लाइन की है हुई 5। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में याद ही नहीं है, मुश्किल से 5 ही याद है। मान लो मैं ही लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा कि ट्राइकोडर्मा, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, जैसे मान लो स्यूडोमोनास लिख दिया, फिर मैंने बेसिलस लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा मैं, 2 और लिख दिए, जैसे मान लो एम्पेलोमाइसिस लिख दिया, और इसके अलावा जैसे पास्चूरिया लिख दिया। ये अब क्या लिखूं, वो चीज़ तो इसमें चलो ठीक है, डिवाइड करके लिख दियो कि हाँ ये फंगस है, या तो खुद ही ऐसे फंस जाओगे कि क्या है, पता ही नहीं चलेगा। कई बार तो नाम ये से आ जाता कि फंगस है क्या है, बैक्टीरिया है क्या है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मान लो किसी को याद है कि इसका कॉमर्शियल या फॉर्मुलेशन याद है, किसी को फॉर्मुलेशन याद है, जैसे ट्राइको गार्ड, ग्लायोगार्ड, ये लिख दिया आपने, डूम लिख दिया, ठीक है। और क्या लिखते हो, कोडियक लिख दिया, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन लिख दिया। बस आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, फिर किसी का और थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन लिख देगा, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन लिख देगा कि बायोएजेंट को अप्लाई कैसे करना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। ये भी तब लिख पाएंगे जब आपने कभी सुना हो, वो नाम पढ़ा हो, कहीं देखा हो। तो बायोएजेंट का एप्लीकेशन के मेथड्स क्या होंगे बता दो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कोई है दिमाग में? थोड़ी देर पहले तो मैंने लिखाया राइस के अंदर सीड ट्रीटमेंट किया, उससे पहले सॉइल ट्रीटमेंट किया कि 50 किलोग्राम FIM 2 किलोग्राम टाक बेस्ड लिया था। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन एज ए सॉइल, एज ए सीड, 2 ही बहुत है। फोलियर आता है नर्सरी के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, ये भी वो आपको पता होना चाहिए कि फोलियर कौन सी क्रॉप में कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, कौन सा बायो एजेंट यूज़ करते हैं, तब लिख पाओगे। अदरवाइज फोलियर में तुक्के नहीं मार सकते। सॉइल में और सीड में ट्राइकोडर्मा लिख दोगे, दोनों में काम चल गया। लेकिन आपको सही तरीका लिखना पड़ेगा कि सीड में है तो 4 से 6 ग्राम और 6 से 10 ग्राम, ये तो स्यूडोमोनास, ये ट्राइकोडर्मा। सॉइल में करोगे तो FYM के साथ में, या किसके साथ में, वर्मी कंपोस्ट के साथ में। FYM या वर्मी कंपोस्ट, कौन सा फॉर्मुलेशन, टाक फॉर्मुलेशन जो होता है, टाल्कम पाउडर का जो होता है, टाल्कम बेस्ड का फॉर्मुलेशन, यानी कि सॉलिड फॉर्मुलेशन आपको यूज किया। मेथड ऑफ एप्लीकेशन लिख दिया। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कंक्लूजन। एडवांटेज में भी लिख पाओगे ना तो 6 ही लिख पाओगे, और डिसएडवांटेज क्या लिखोगे भाई बायो एजेंट के, धीरे काम करता है। चलो एक बात स्लो है, स्लो काम करेगा तो मान लो उसका पैथोजन है, वो लंबा टाइम लेगा, बात तो एक ही है। कान ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, 2 बार थोड़ी पकड़ना है, सीधा एक बार ही तो पकड़ना है। पकड़ तो कान ही रहे हो ना, बात तो वही है कि स्लो काम करेगा, मतलब अफेक्ट भी स्लो ही होगा। दूसरा ज़्यादा टाइम लगेगा, गड़बड़ होगी ना। एक ही लाइन लिख पा रहे हैं खुद से, तो मैंने तो 6 ज़्यादा बोल दिया। बेनिफिट ही बता दो,
सस्टेनेबल। हाँ, डीमेरिट में एक चीज़ देखो, कुछ बायो एजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो एक चीज़ तो होगी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि एडेप्टेबिलिटी का जो लेवल है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कुछ पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाए, और क्या करते हैं, रीयूज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी बिल्ट नहीं हो पाती जो एक बार अप्लाई करने में, तो उसको बार बार अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, लेकिन अदर जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ में कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होती। जैसे मान लो कि आपने बायोजेंट डाल दिया तो आप दूसरी दवाई नहीं डाल सकते, कॉम्पेटेबल नहीं है, मतलब आप दवाई डालोगे तो बायोजेंट मर जाएगा, तो कॉम्पेटेबिलिटी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कंपिटेटर भी होते हैं, लेकिन थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, एक चीज़ और इसमें कि इनको थोड़ा सा कल्चर और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा स्किल वाला काम चाहिए होता है, तो स्किल्ड लेबर चाहिए होती है इसको, और इसको कैरी करना और इसको स्टोरेज की दिक्कत आती है, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पे रख सकते हैं, केमिकल की तरह नहीं रख सकते, सनलाइट में नहीं रख सकते डायरेक्ट, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रख सकते, तो क्या होता है, स्टोरेज की जो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है, 2 साल 1 साल मैक्सिमम 1 साल होता है बायो एजेंट, और बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो 2 साल तक, तो लिमिटेशन तो है, और भी बहुत है, बैठे बैठे सोचेंगे तो और भी लिख देंगे, इसमें तो 10 लिख देंगे, पर पता होना चाहिए थोड़ा सा ना। पर आपको एक चीज़ देखो कि ये इतना तो लिखोगे, ये इतना तो आपके वो बेनिफिट है, क्योंकि ये तो वो बात होगी कि आपको कुछ आ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहे हो। 2 चीज़ ध्यान रखो कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल, मेथड ऑफ एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल, और उसके बाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल का मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद में, मेरिट लिखो और भले ना लिखो, इतने में काम हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। और वैसे अब देखो इसमें कल्चरल और केमिकल कंट्रोल भी तो दे भी सकते थे वो, उन्होंने बायोलॉजिकल कंट्रोल ही क्यों यूज़ किया, कुछ है ना इसमें खास बात, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अलग दुनिया चलती है पूरी केमिकल वालों की से, ठीक है। केमिकल में तो क्या होता है, उसका कोई ज़्यादा कहानी है नहीं, दवाई छिटक दो कंट्रोल हो गया। और एपिडेमोलॉजी एंड इसका देखो मैकेनिज्म लिखो तो उसमें मोड ऑफ एक्शन भी लिख सकते हो, मैकेनिज्म की जगह मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हो। एपिडेमोलॉजी एंड फोरकास्टिंग, एपिडेमोलॉजी बता दिया, कल पढ़ा था, फोरकास्टिंग आज करवा दिया, ठीक है। और प्लांट क्वारंटाइन मेजर, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। प्लांट क्वारंटाइन मेजर आपको बताया था, टोटल एम्बार्गो होता है, ठीक है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन होता है, रेगुलेटरी क्वारंटाइन होता है, एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है। ये तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको एक बार देख लेना। इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप पे लगा हुआ है और क्या होता है रेगुलेशन, क्यों लगाया जाता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो चीज़ भी है। और ये जो पेस्ट रिस्क एनालिसिस होता है ना, वो उसी का ही आधार होता है कि कोई भी पेस्ट का रिसर्जेंस होता है, उस रिसर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए ही ये क्वारंटाइन मेजर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब एक बचता है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन किसी का याद करना आसान नहीं है, बड़ा क्वेश्चन लिखने का देगा तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा ये। मोड ऑफ एक्शन पेस्टिसाइड दे रखा है इन्होंने, उसमें आ गया हर्बिसाइड भी आ गया, उसमें इंसेक्टिसाइड भी आ गया, फंजीसाइड भी आ गया, बैक्टीरियासाइड, सब के क्लासीफाइड नहीं कर सकते। फिर तो ऑप्शन यही है कि आप उसको स्किप कर दो, या आपको ग्रुप याद है तो आप ग्रुप लिख दो। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट है, अब दिमाग में क्या आएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि फास्फोलिपिड्स, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो फास्फोलिपिड होगा तो फास्फेट पे अटैक करेगा, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, भले कोई भी, समझे। और स्टिरोल सिंथेसिस,
तो किसी ऑर्गेनिज्म की सेल जो होती है उसमें स्टेरॉल को इनहिबिट करेगा, ठीक है। मेलानिन इनहिबिटर तो मेलानिन को इनहिबिट करेगा। वो तो देखो पढ़ेंगे तब चीज़ें पहले से कुछ मालूम होती है। अब हम तो क्या है पढ़ते रहते हैं तो ये याद रहता है, पर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। मेरे सब्जेक्ट को तुम उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना मैं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि तुम्हें तो 10 पढ़ने हैं, समझे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप फॉर्मुलेशन ज़रूर याद कर लो। डस्ट फॉर्मुलेशन, वेटेबल पाउडर, सलरी, एसएल, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है ना लिक्विड में कि एसएल क्या है, सस्पेंशन क्या है, किस फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ तो बहुत आसान है, इसको लिखना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मुलेशन तो पढ़ ही लेना बस। आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। स्टेम रस्ट रूल वाला है, पढ़ना है आपको ढंग से। प्लांट क्वारंटाइन के मेजर पढ़ने हैं, एपिडेमोलॉजी के फैक्टर पढ़ने और फोरकास्टिंग के मेथड पढ़ने। ये 4 आप याद कर लो। और डायग्नोसिस के पीसीआर और एलाइजा पढ़नी है। इन पे फोकस रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आईडीएम मॉड्यूल ऐसे है कि आईडीएम मॉड्यूल तो आ भी गया ना, तो आपको मैंने ये बता दिया, आप लिख दोगे, रिस्क नहीं है उसमें, कुछ भी लिखोगे आप कर पाओगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझे। आज तो मैं हूँ शाम तक तो ये, बाकी बाद में भी आपको कभी भी दिक्कत आए तो आप कॉल मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो सर को बता देना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। संतुष्ट हो, बोलो, या कुछ पूछना है अभी? क्लास ऑफ करें? ऑनलाइन है क्या मैडम कोई?